हेलो एवरीवन। सो ये हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 3 है और ये क्लासेस हम रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 की प्रिपरेशन के लिए चला रहे हैं। सो आज की क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी एरिक एरिक्सन के द्वारा। अब एरिक एरिक्सन ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नेम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। अब देखो, हम सबने पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बूम टू टूम चलती है, मतलब कि जन्म के साथ शुरू हो जाती है और जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक ये चलती रहती है और निरंतर रूप से चलती है। लेकिन एरिक एरिक्सन ने ये बताया है अपनी थ्योरी में कि जो ये विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो एक अनिरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनिरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, विकास होता है, लाइफ टाइम होता है, लेकिन वो निरंतर तरीके से नहीं होता है। कैसे होता है? रुक रुक के, अनिरंतर तरीके से होता है। और उन्होंने बताया था कि जो विकास किस तरीके से होता है, स्टेजेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट है जो अपनी थ्योरी में स्टेजेस का वर्णन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? रुक रुक के ही होता है। वो अनिरंतर प्रक्रिया ही मानते हैं डेवलपमेंट को, क्योंकि उनका मानना होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है इन स्टेजेस के थ्रू होके जा रहा है। ठीक है। पियाजे ने भी अपनी थ्योरी में जो डेवलपमेंट है उसे कैसी प्रक्रिया माना है? एक डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कि अनिरंतर प्रक्रिया माना है। और एरिक एरिक्सन ने भी अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट को कैसी प्रक्रिया माना है? अनिरंतर प्रक्रिया। अब एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में विकास की 8 अवस्थाएं, मतलब कि 8 स्टेजेस का वर्णन किया है। और उन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक स्टेज में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी चीज़ों के बीच में होता है? 2 चीज़ों के बीच में होता है। तो चलिए अब हम एरिक एरिक्सन की ये इन 8 स्टेज को देखते हैं कि कौन कौन सी ये 8 स्टेजेस थी। तो विकास की अवस्थाएं अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, एंड द थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन इज साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0 to 1 ईयर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें किसका होगा? अब आप बताइए कि 0 से 1 ईयर का जो बच्चा होता है वो कहाँ रहता है? क्या वो स्कूल में रहता है? नहीं। क्या वो समाज में घूमता फिरता रहता है? नहीं। उस टाइम वो अब किसके पास होता है? अपनी माँ के पास होता है, अपने पापा के पास होता है, मतलब अपनी फैमिली के पास होता है बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है? परिवार का। अब उसे परिवार में एक प्रॉपर नर्चर मिले। ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से उसका नर्चर किया जाए, उसकी नीड्स को पूरा किया जाए। सपोर्टेड बच्चा रो रहा है तो फटाफट उसको दूध पिला दिया गया, उसकी केयर की जाए, उसकी सुसु पॉटी अच्छे साफ की जाए और उसे बहुत सारा लव दिया जाए। तो उसमें क्या क्या विकसित होगा? विश्वास या अविश्वास? जाहिर सी बात है, उसमें क्या हो जाएगा? विश्वास की प्रवृत्ति का विकास होगा, मतलब कि उसमें ट्रस्ट उत्पन्न होगा। लेकिन यहीं उसकी नीड को इग्नोर कर दिया जाए, उसको केयर नहीं की जाए, सुसु करी तो सुसु करे ही वो बेचारा लेटा पड़ा है। जब उसकी तबीयत खराब हो रही है तो उसकी तबीयत को भी कोई नहीं देख रहा है, ना उसको लव दे रहा है, ना उसकी कोई केयर कर रहा है, ना उसकी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। बच्चा बहुत इधर रो रहा है, फिर बाद में जाकर उसको एंड में उसको फीड कराया जा रहा है। तो उसमें कैसी प्रवृत्ति विकसित होगी? जाहिर सी बात है, उसमें अविश्वास की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो क्या होता है, अगर बच्चे को बचपन में, मतलब 0 से 1 ईयर की एज में एक प्रॉपर नर्चर, प्रॉपर इन्वायरमेंट, लव, केयर मिलती है तो उसमें विश्वास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और उसी के विपरीत जब उसको प्रॉपर लव, नर्चर और केयर नहीं मिलती है तो क्या होती है? उसमें अविश्वास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। उसका टाइम पीरियड क्या है? 0 to 1 ईयर है। आई होप आपको ये वाली स्टेज अच्छे से समझ में आ गई होगी। विश्वास वर्सेस अविश्वास मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो है स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा या फिर शक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या फिर डाउट। अब इस ये जो एज पीरियड होता है वो होता है 2 to 3 ईयर्स। अब जो 2 to 3 ईयर्स का बच्चा होता है वो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब खुद पर डिपेंड होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं खुद से सारे काम करूं। ठीक है। कि अब आपने देखा होगा कि बच्चा लेटा हुआ होता है, चाबी रखी हुई होंगी किसी डेस्क पे या फिर स्टूल पे, वो फटाफट उन्हें ना उठाने की कोशिश करेगा, भले उससे वो उठे या फिर नहीं उठे, लेकिन वो उस काम को खुद से करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे स्वायत्ता का मतलब क्या है? कि खुद पर निर्भर होने की प्रवृत्ति। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम खुद कर लूंगा, है ना।
जैसे कि अगर हमारी मम्मी खाना बनाती हैं तो उस टाइम अगर उस बच्चे से कह दो कि जाओ तुम रोटी लेके अपने पापा को दे दो, तो फटाफट बच्चा भाग के जाता है, क्योंकि वो क्या सोचता है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इस काम को खूब अच्छे से करूँगा, ठीक है? अब हम उसको ऑटोनॉमी को, जब वो सारे काम कर रहा है, जब हम उसे इंकरेज करेंगे, जैसे कि जो बच्चे ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, अब जब हम उन्हें इंकरेज करेंगे तो उसमें स्वायत्ता की भावना का विकास होगा, ठीक है? लेकिन हम यही कहें, "अरे हट! तुझसे कुछ काम नहीं होता है, तू रोटी लेके गया, तूने रास्ते में रोटी गिरा दी, अब तुझे कभी रोटी नहीं देंगे। किसी को देने के लिए अब तू चाबी लेता है तो चाबी दे दो, खो देता है तो चाबी में उठाए कर।" तो उसको हर चीज़ों पे नियंत्रण रखा जा रहा है, उसको बार बार डांट फटकारा जा रहा है कि तुम ये काम ठीक से नहीं करते, तुम वो काम ठीक से नहीं करते, हर चीज़ में तुनक निकाल दी जा रही है। तो उसमें कौन सी फीलिंग का डेवलपमेंट होगा, शर्म, लज्जा या फिर शक का? उसे खुद डाउट आने लगेगा, अरे यार मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाता हूँ, सही में कुछ काम ही नहीं करता हूँ, बैठा ही रहता हूँ, है ना? अब जब तक बच्चा, आपने पढ़ा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में पढ़ा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, है ना? अपने अनुभवों से खुद सीखें। जब हम बच्चों को कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे तो बच्चे क्या सीख पाएँगे? उसको डाँट डट फटकार के रखेंगे तो कुछ काम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहे, तो बच्चे क्या सीख पाएँगे? नहीं सीख पाएँगे। और वहीं पे हम उसे एनकरेज करेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ये काम गलत हुआ है तो इसको नेक्स्ट टाइम इस तरीके से ध्यान रखना। तो बच्चा एनकरेज होगा और नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को ध्यान रखेगा, तो उसकी लर्निंग भी डेवलप होगी, ठीक है? अब जब हम उस पे कंट्रोल करते हैं तो कैसी भावना आती है? शर्म व लज्जा की। आई होप आप लोग को दूसरी स्टेज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट। अब जो हमारी थर्ड स्टेज है उसका नाम है पहल बनाम दोष। पहल का मीन क्या होता है कि कुछ इनिशिएटिव लेना, मतलब खुद से बहुत सारे काम करना। और जब हम बच्चों को खुद से बहुत सारे काम नहीं करने देते हैं, उसकी उत्सुकता को फिल नहीं करते, तो उसमें क्या रहता है? गिल्ट आ जाता है। सो ये एज पीरियड होता है वो 4 to 6 ईयर्स होता है, ठीक है? इसमें बच्चे क्या करते हैं कि खुद से पहल करते हैं, मतलब खुद से काम को करना चाहते हैं, ठीक है? इस एज के जो बच्चे होते हैं वो समाज में जाना भी शुरू कर देते हैं, बच्चों के संग खेलना भी शुरू कर देते हैं, तो खूब नई नई चीज़ें करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, मतलब क्यूरियोसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अगर हम उनकी क्यूरियोसिटी को कंप्लीट कर दें तो क्या होगा? उसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, वो मोटिवेट भी होंगे और उसमें सेल्फ एस्टीम की भावना का भी विकास होगा। तो इसके थ्रू उसमें क्या हो जाएगा? पहल हो जाएगी, इनिशिएटिव होगा, इसमें इनिशिएटिव की भावना का विकास होगा। लेकिन वहीं पर हम उस पे को डांट धमकाते रहें, उसकी उत्सुकता को चुप कर दें, अरे हट तू कैसे क्वेश्चन करता रहता है हर टाइम, उसे डांटते रहें, उस पर गुस्सा करते रहें, तो उसमें कौन सी फीलिंग का विकास होगा? उसमें क्या होगा? गिल्ट का विकास होगा, मतलब कि दोष का विकास होगा, ठीक है? तो आपको दिख रही है कि इसमें से एक जो फीलिंग है वो पॉजिटिव फीलिंग है। अब अगर उस पॉजिटिव फीलिंग की जो नीड्स है उसको फुलफिल ना किया जाए तो उसमें जो निगेटिव फीलिंग है उसका विकास हो जाता है। तो आई होप आपको थर्ड वाली स्टेज भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारी पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी स्टेज कौन सी थी? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, और थर्ड स्टेज कौन सी है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। हमारी फोर्थ स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता। अब मतलब कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 to 12 ईयर्स है। कितने ईयर्स है? 7 to 12 ईयर्स। अब आप देखिए ये कौन सी एज है? स्कूल एज भी है और ये चाइल्डहुड एज भी है ना? अब इसमें परिश्रम होता है। अब देखो बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, दूसरे बच्चों से मिलेगा, खेल कूद करेगा, पढ़ेगा, तो मतलब नई नई चीज़ें सीखेगा, तो बहुत सारा क्या करेगा? परिश्रम करेगा, मतलब कि इंडस्ट्री, मतलब खूब हार्ड वर्क करेगा, ठीक है? तो एंगेजमेंट होगा, क्लासरूम में निष्पादन होगा, स्टडी करेगा, तो उसमें क्या होगी? परिश्रम की भावना का विकास होगा। और वहीं पे ही किसी कारणवश वो इन चीज़ों में पीछे रह जाए, वो सोशलाइज ना कर पाए सही से, वो उसका मन ही ना लगे होमवर्क को करने में, क्लास में होमवर्क ही नहीं करके ले जा रहा है, कुछ इनिशिएटिव ही नहीं दे रहा है, बार बार क्लास में फेल होता जा रहा है, तो उसमें कैसी भावना का विकास होगा? हीनता की भावना का विकास होगा। कैसी भावना का विकास होगा? हीनता की भावना का। तो अब तक हम 4 स्टेज पढ़ चुके हैं। पहली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी कौन सी थी? हमारी दूसरी स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, थर्ड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। हमारी जो फिफ्थ स्टेज है उसका नाम क्या है? पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति। इसका जो एज पीरियड होता है वो 13 to 19 ईयर्स का होता है। तो इसे हम कौन सी अवस्था कह सकते हैं? किशोरावस्था, ठीक है? किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है? तूफान व मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन की अवस्था होती है, ठीक है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस। देखो इसमें क्या होता है कि अब जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल क्राइसिस होते हैं, वो खुद पे ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगता है कि मैं हूँ क्या,
मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, मेरे किस तरीके के दोस्त होंगे, मैं किसकी कितनी बात सुनूँ, तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके माइंड में उस समय। तो क्या होता है कि जो अगर वो खुद की पहचान कर लेता है और राइट पाथ में चला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या आती है, अपनी पहचान मिल जाती है। लेकिन वो चीज़ों में फंसा रहे, गलत संगति में पड़ जाए, तो उसमें क्या आता है, रोल में कंफ्यूजन आता है कि उसका रोल है क्या रियल में। अब जो ये वर्ड है, कौन सा वर्ड है, आत्मीयता, ये शब्द किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। अब ये आत्मिकता का मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी कितने कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि आत्मिकता का संप्रति कितने हैं। पहला है पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरी है सोशल आइडेंटिटी। देखो सोशल आइडेंटिटी क्या है, कि सपोर्टेड एक इंसान है, वो अच्छा सा लॉयर है, वो समाज में लोगों को न्याय दिलाता है और लोगों से अच्छे से बिहेवियर करता है। तो उसकी अगर मैं समाज के रूप में पर्सनैलिटी देखूँ तो उसकी क्या है, एक लॉयर के रूप में पर्सनैलिटी है, जो लोगों को न्याय दिलाता है, बहुत ही शील है, सच्चा लॉयर है, तो उसकी पर्सनैलिटी ये है। लेकिन अगर मैं उसकी पर्सनल आइडेंटिटी की बात करूँ, तो उसको मतलब गाने का शौक है वो, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन वो मतलब कि अपने घर में, अपने बाथरूम में खूब गाना गाता है, ठीक है। लेकिन वो उसको लोगों को नहीं शो करता है, उसने खुद तक उसे सीमित रखा है अपने इंटरेस्ट के रूप में। तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी उसके लिए क्या है कि मैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, गाने में है, मुझे गाना बहुत पसंद है। लेकिन सोशली वो एक क्या है, एक लॉयर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है, आइडेंटिटी के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, मतलब इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो पर्सनल आइडेंटिटी हो गई, एक सोशल आइडेंटिटी हो गई, और एक दो महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। अब हम देखेंगे सेल्फ स्टीम क्या होता है। एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक है सेल्फ एस्टीम। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि खुद की विशेषताओं, मतलब कि योग्यता, व्यवहार, विशिष्टता, क्षमता की यूज़ करने वाला, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो खुद की विशेषताओं को, जैसे उसे पता है मेरी क्या क्या योग्यताएं हैं, उन सबको वो क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है। प्रभावित करने वाला कारक होता है, जैसे कि किसी का नेम, जैसे कि किसी का नेम होता है वो उसको प्रभावित करता है। जैसे मैं बोलूँगी, जैसे मेरा नाम अंजलि है, कोई अगर अंजलि बोलेगा तो फटाफट मेरे कान खड़े हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा नाम अंजलि है। नेक्स्ट है निकनेम। देखो किसी का, कोई भी इंसान मोटा होता है उसका नाम रख देते हैं गोलू, है ना, क्यों, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है कि वो गोलू मोलू है ना। बुद्धि हमारी मतलब इंटेलिजेंस, सफलता और फेथ, ये सब हमारे क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करती है। अगर हम किसी चीज़ में सफल हो जाते हैं तो हमारा एकदम कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। हम तो सोचते हैं हम ही राजा हैं, हम तो सब कुछ कर डालेंगे, और वहीं हम एक चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हमें ये लगने लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप आप सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, जो ये कहता है खुद की वैल्यू का या मूल्यों का निर्माण। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, खुद की वैल्यू और खुद की मूल्यों का निर्माण करना, मतलब इसमें हम कह सकते हैं एक तरीके से अपने चरित्र का निर्माण करना। तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी, ये हमारी स्टेज थी 5, मतलब एरिक एरिक्सन की स्टेज थी, स्टेज नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव। सो इट मीन्स ये जो स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 20 to 35 ईयर्स, ठीक है। हम इसको हम बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो एज है 20 to 35 ईयर्स, इसमें हमें पता है कि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग शादी करते हैं, दोस्तियां करते हैं, प्यार करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी मिल जाता है, समाज में वो खूब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती मिल जाती है, उनका परिवार का निर्माण होता है, तो उसमें आत्मीयता की भावना का विकास होता है। कौन सी भावना का विकास होता है, आत्मीयता की, मतलब कि इंटीमेसी का। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति समाज से अलग थलग रहता है, उसके दोस्त भी नहीं बन पा रहे हैं, उसे पार्टनर भी नहीं मिल पा रहा है, मतलब समाज से बिल्कुल अलग हो गया है, तो वो कैसा हो जाएगा, अलगाव ही तो हो जाएगा उसको, आइसोलेशन ही तो हो जाएगा। आइसोलेशन क्या होता है, अलग करके रखना। कोरोना के टाइम पे हम लोग क्या करते, जब कोरोना होता था तो उसे आइसोलेट करके रख रहे थे, मतलब कि दूसरे लोगों से अलग करके रखना। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो गया, उसने अपनी एक पर्सनल लाइफ बना ली, एक पर्सनल दुनिया बना ली है कि उसे किसी से मतलब ही नहीं है, तो फिर वो क्या होता है, आइसोलेट हो जाते हैं। या फिर तो एक पार्टनर बना के एक अच्छी लाइफ जीता है, या फिर तो वो कैसा होता है, आइसोलेट हो जाता है। इसकी टाइम पीरियड क्या है, 20 to 34 ईयर्स। हमारी नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर 7, जिसका नेम है उत्पादक क्षमता बनाम स्थिरता, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 35 ईयर्स से 65 ईयर्स होता है।
इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के भले के बारे में सोचने लगता है, या फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अब उसने परिवार तो बना लिया, अब वो क्या कहते हैं बच्चे-अच्छे करता है। तो उसको वो वाली जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं उत्पादकता क्षमता। लेकिन अगर वो करता है ऐसा तो वो उत्पादकता क्षमता या जन्मात्मकता होती है उसके अंदर, ठीक है? अ ठीक है। और अगर उसमें स्थिरता रहती है, उसने पार्टनर ही ढूँढा है, अब वो केवल अपने ही बारे में सोच रहा है, ना अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें कौन से गुण का विकास हो जाता है? स्थिरता का, स्टैग्नेशन का उसका में विकास हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा। अब ये हमारी लास्ट स्टेज है, ठीक है? इसकी एज पीरियड कितना है? 65 ईयर्स से ऊपर है, ठीक है? या फिर तो इसमें इंटीग्रिटी प्राप्त होती है, या फिर वो क्या होता है डिस्पेयर हो जाता है, ठीक है? निराशा हो जाता है, उसमें डिसअपॉइंटेड हो जाता है। आई थिंक ये डिस्पेयर नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड होगा यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन के बारे में सोचता है कि मैंने क्या क्या किया, मुझे विश्वास हुआ था बचपन में या फिर नहीं हुआ था, मैं अलगाव में रहा या फिर मैंने किसी के संग उत्पादकता का विकास किया या फिर मैंने परिवार का विकास किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से बनाई है। तो उसमें उन सब चीज़ों को एनालाइज़ करता है, ठीक है? और उसके आधार पे वो ये डिसाइड करता है कि क्या मैं इस टाइम अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ या फिर संतुष्ट नहीं हूँ? अगर वो संतुष्ट होता है तो उसे संपूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर वो उन्हीं फैसलों से संपूर्ण नहीं होता है, अरे वो सोचता है अरे यार! उस टाइम उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, उससे बात कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं करा? उसकी वज़ह से मैं अब यहाँ हूँ, मेरी लाइफ में कितना बुरा हुआ। तो वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है एंड ऑफ द डे। तो वो उसमें क्या कौन-सी भावना का विकास हो जाएगा? कौन-सी भावना का विकास हो जाएगा? निराशा की भावना का विकास होगा। वो कैसा हो जाएगा? निराश हो जाएगा। तो ये हमारी एरिक एरिक्सन की टोटल 8 स्टेज थी। आई होप आपको ये सारी 8 स्टेज अच्छे से समझ में आई होंगी। और एरिक एरिक्सन के मतलब सिद्धांत का नेम क्या है? मनोसामाजिक या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेज। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मनोसामाजिक या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो विकास होता है वो एक अनिरंतर प्रक्रिया होती है। उन्होंने अपने सिद्धांत में विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, जिसका टाइम पीरियड है 0 to 1 ईयर्स। नेक्स्ट स्वायत्ता बनाम शर्म, लज्जा या शक, जिसका टाइम पीरियड है 2 to 3 ईयर्स। नेक्स्ट है पहल बनाम दोष, जिसका टाइम पीरियड है 4 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता, 7 to 12 ईयर्स। पहचान बनाम भ्रांति, 13 to 19 ईयर्स। और इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। और जो आस्मिकता शब्द था जिसका मीन्स होता है आइडेंटिटी, ये शब्द किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने ही दिया था। उसके बाद हमारी 6th स्टेज आती है आत्मीयता बनाम अलगाव, जिसका टाइम पीरियड है 20 to 34 ईयर्स। हमारी जो लास्ट मतलब लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट जो स्टेज है उसका नाम है उत्पादक क्षमता बनाम स्थिरता, जिसका टाइम पीरियड है 35 ईयर्स टू 65 ईयर्स। अब जो हमारी लास्ट स्टेज है जिसका नाम है संपूर्णता बनाम निराशा, 65 ईयर्स से ऊपर। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी से समझ में आई होगी। इसकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अच्छे से खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और रीट के एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए।